फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 5/11/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। आज का हाईएस्ट 67 था। और चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया है। त्रियुगीय विभाजन, ये हो जाएगा त्रियुगीय विभाजन हो जाएगा थॉमसन ने। किसने किया है? थॉमसन ने। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है, तो थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत उपमहाद्वीप में बोल रहा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। अपने उद्योग के लिए, ये भी सही है, यानी कि ऑल राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कौन सा है? वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, स्थल और संबंधित तीर्थ कर। तो श्रावस्ती संभवनाथ से है, श्रावस्ती संभवनाथ। उसके बाद कागदी, कागदी हो जाएगा। सुविधिनाथ, सुविधिनाथ, कागदी। और अयोध्या हो जाएगा ऋषभनाथ, अयोध्या ऋषभनाथ। और पबोसा हो जाएगा पदम प्रभु, पबोसा पदम प्रभु। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो ये सही बात है, सिंधु नदी तक पहुंचा था। अगर सिंधु नदी पार कर जाता तो ये भारत पहुंच जाता, तो ये बात सही है। चंगेज खां एकदम क्रूर शासक था, तो ये सिंधु नदी को पार नहीं किया था, सिंधु नदी के पास यहाँ के रुक गया था। ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तैमूर ने मुल्तान पर, यह गलत है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 6 का 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? एक विशेष सेना को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? यानी कह रहा है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन रामानंद का है। किसका है? रामानंद का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। कौन हुआ? अल्मीडा हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। कौन हुआ? तो अल्मीडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे,
11 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि 1765 में, उसके बाद मंगलौर की संधि 1784 में, सलाबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो वह था उदारवादी दल पर। कौन सा दल पर? उदारवादी दल पर लड़ा था दादाभाई नौरोजी, प्रथम ब्रिटिश थे। क्वेश्चन नंबर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी, जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो उदारवादी दल पर चुनाव लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग के हैं। तो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग के 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखने में भाग लिए थे। शिक्षित वर्ग भी 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे, उन्हें तटस्थ बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। कहा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? ये हो जाएगा संध्या, युगांतर और काल, यानी कि सभी हो जाएगा सही। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? ये कहा था भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की विशेषताएं हैं, तो भगत सिंह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 पर देखेंगे। कहा कि निम्नलिखित में से अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इटालियन गद्य का जनक कहानी किसको माना जाता है? इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसे माना जाता है? तो बोकेसियो को। किसे माना जाता है? बोकेसियो को। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसे माना जाता है? बोकेसियो को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी? अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासन में डाली गई थी? जेम्स प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। कहा कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन कीजिए। तो संरचना दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का ही वास्तविक भाग है, ये बात सही है। संरचना दृष्टि से मेघालय का पठार जो है दक्कन का ही वास्तविक भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीन प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से फलस्वरूप नहीं, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? द्रविड़ियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण भारत में द्रविड़ियन कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित लौह अयस्क में से बैलाडीला, कौन सा? बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, में किसका खनन होता है? बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का बैलाडीला में किसका होता है? हेमेटाइट का। और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। Fe2O3 बैलाडीला का फॉर्मूला होता है।
निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का, जो कि छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? द्रुत डाक सेवा का आरंभ 1986 में। कब किया था? द्रुत डाक सेवा 1986 में, और आरएमएस 1907 में। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, करा बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, मीटर में नहीं पूछा है, फीट में पूछा है। तो मीटर में 1.676 होता है, और फीट में 5.5 मीटर, यानी कि 5.05 हो जाएगा, यानी 5.1/2 फीट हो जाएगा। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2021 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या पूछा तो ग्रामीण पूछेगा तो 68% हो जाएगा, नगरीय पूछा तो 31.2, तो 100 में 31.2 घटा देंगे तो 68.2 हो जाएगा नगरीय ग्रामीण, और नगरीय पूछा है तो 31.2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सोन नर्मदा माही निकलती है, तो ये जानते हैं अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नर्मदा माही नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? कोयला उद्योग के बारे में बताना है। तो निम्न, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, सही है। धुलाई संस्थानों के उपयोग क्षमता में कमी, ये भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्यात निर्भरता, ये भी सही है। कार्य संचालन कीमतें, ये भी सही, यानी कि ऑल राइट हो जाएगा। ABCD सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपसादी शैल, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ये क्या होते हैं? शैलों के स्तरों में निक्षेपित होते हैं, यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो हिंद महासागर से चीन महासागर तक मलक्का जल संयोजक के आने जाने की सुविधा है, हिंद महासागर से चीन सागर तक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अत्यधिक गर्म क्या हो जाएगा? अत्यधिक गर्म हो जाएगा आपका सहारा, जो कि अफ्रीका में, अत्यधिक गर्म सहारा जो कि अफ्रीका में है। उसका अत्यधिक ठंडा ये हो जाएगा अंटार्कटिका में, बर्फ से ढका है। और अत्यधिक वर्षा हो जाएगा चेरापूंजी मेघालय में। और अत्यधिक सूखा हो जाएगा, ये हो जाएगा चिली में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा। और चेरोकॉम हो जाएगा मिजोरम में, चेरोकॉम मिजोरम, चेरापूंजी मेघालय, इस तरह से ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जो है कि कांगो नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। क्या होता है? जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो सऊदी अरब का
राजधानी हो जाएगा रियाद, मुद्रा रियल हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे, बाकी बात सभी सही हो जाएगा। रवांडा का किगाली, राजधानी मुद्रा खांडा फ्रैंक, रवांडा फ्रैंक। रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट, मुद्रा रोमानिया लुई। और लेसोथो का राजधानी मासेरू और मुद्रा लोती हो जाएगा। इस तरह से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत था, सिर्फ उल्टा कर देना है। राजधानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। कहा कि धारणीय विकास या अस्थायी विकास की संकल्पना किस आयोग ने दी है? ये दिया है ब्रेटलैंड कमीशन ने। किसने दिया है? ब्रेटलैंड कमीशन ने धारणीय विकास तथा अस्थायी विकास की संकल्पना किस आयोग ने दी है? तो ब्रेटलैंड कमीशन ने। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत का सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा? महासागरीय परितंत्र। क्या हो जाएगा? महासागरीय परितंत्र। भारत का अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? महासागरीय परितंत्र। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मधुमक्खियों के समूह को क्या कहा जाता है? कॉलोनी। मधुमक्खियों के समूह को कॉलोनी और मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूल। मछली के समूह को स्कूल और मधुमक्खियों के समूह को कॉलोनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। मुख्य विशेषता में से नहीं थी, तो ये हो जाएगा अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। अपशिष्ट विषय नहीं, अपशिष्ट विषय गवर्नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवर्नर। यही गलत है। और क्या इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? सही है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात को संकेत था। यह भी सही है। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी गलत था। ओके, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्या इसमें? क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा करा क्वेश्चन 41 में, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ जो कि हुआ था अमेरिका से। लिखित संविधान का प्रारंभ कौन सा हुआ था? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुलमित नहीं है? तो पंचायत भाग 9 ये भी सही है, नगर पालिका भाग 9 के क ये भी सही है, सहकारी समिति भाग 9 के ख ये भी सही है, अधिकरण भाग 10 में 14 के क में। अधिकरण किस में? 14 के क हो जाएगा अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 45 पर आएंगे। कराए की सूचियों को नीचे दिए गए मिलान करना। अनुच्छेद 323 ए संबंधित है प्रशासनिक सुधार से। किससे है? प्रशासनिक सुधार से। उसका अनुच्छेद 324 निर्वाचन से। अनुच्छेद 324 निर्वाचन से। और अनुच्छेद 330 किससे हो जाएगा? लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्य का आरक्षण, अनुच्छेद 30। और अनुच्छेद 320 हो जाएगा लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य 320। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन, याद रखेंगे आर्थिक नियोजन बार बार पूछा जाता है। तो आर्थिक नियोजन हो जाएगा समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन किस में हो जाएगा? समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे।
कहा कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है, यह कल्याणकारी राज्य की धारण करता है, व्याख्या का धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो ये हो जाएगा विधायकों पर स्वीकृति देना। किस पे, ऑप्शन बी विधायकों पर स्वीकृति देना हो जाएगा। करा निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो ये विधायकों पर स्वीकृति देना, मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। अगर राष्ट्रपति कहेगा तब विधानसभा और विधान परिषद होगा, यह राष्ट्रपति नहीं कर रहा है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 50 का, सॉरी ए लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है। तो राज्यों का संघ, तो राज्यों का संघ द यूनियन ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा द यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 300 के तहत। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। संघीय मंत्रिमंडल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके रिपोर्ट पर, गोपालास्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। किसके, गोपालास्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो 2026 तक यथावत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा अस्थायी सदन है जो कि समाप्त नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा के जो कि समाप्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर सदस्य का पूछेगा तब 6 वर्ष का, सदस्य का पूछेगा तब 6 वर्ष हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। तो गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, केरल में हो जाएगा, केरल में 9 और उड़ीसा में 10। तो गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा, और केरल में 9 और उड़ीसा में 10। इस तरह से सही हो जाएगा राज्यसभा की सीटों की संख्या। गुजरात में 9, कर्नाटक में 12, केरल में 9 और उड़ीसा में 10। गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, केरल में 9, उड़ीसा में 10। क्वेश्चन नंबर 56 पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उन्नयों को निर्धारित करता है, उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। करा गया निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 105 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 के 2G स्पेक्ट्रम काउंट की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है। ये कल के सेट में था, जो लोग कल का सेट पढ़ेंगे उसको याद होगा ये क्वेश्चन। पीसी चाको, कौन हो जाएगा, पीसी चाको। 2G स्पेक्ट्रम काउंट की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था, पीसी चाको। क्वेश्चन नंबर
58 को देखेंगे। कह रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? ये हो जाएगा धारा 14 का क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धारा 14 का क। क्वेश्चन नंबर है 58, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो धारा 14 का क में। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। कराए कि केंद्र और राज्य के बीच विवादों के तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अंतरिक्ष में जीवित मादा कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन था? स्पुतनिक द्वितीय। कौन था? स्पुतनिक द्वितीय। कौन हो जाएगा? स्पुतनिक द्वितीय हो जाएगा 1969 में। अंतरिक्ष में जीवित मादा कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन था? स्पुतनिक द्वितीय 1969। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर का, चाल मापता है टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। कह रहा है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। किस पे? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो W बराबर रहता है Fs cos थीटा। तो बल गुना S विस्थापन हो गया, F फोर्स हो गया, तो ये करता है, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एक विकृति निकाय की प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? एक विकृति निकाय की प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ये होती है हाफ गुना प्रतिबल गुना विकृति गुना आयाम। हाफ गुना प्रतिबल गुना विकृति गुना आयाम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भूमध्य रेखा और पृथ्वी के ध्रुवों पर जी के मान, छोटी जी के मान का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो भूमध्य रेखा पे कम होगा, ध्रुव पे ज़्यादा होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। कह रहा है ऊष्मा प्रवैगिकी के अनुसार डैश प्रणाली अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकती है। ये हो जाएगा पृथक के द्वारा। किसके द्वारा? पृथक के द्वारा ऊर्जा आदान प्रदान नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार क्या होता है? एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार क्या होता है? ये हो जाएगा सीधा और समांतर। कैसा हो जाएगा? सीधा और समांतर। एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार क्या होता है? सीधा और समांतर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, जब कई कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ब्लैकमैन के द्वारा। किसके नियम द्वारा दिया गया? ब्लैकमैन के द्वारा। कह रहा है कि जब कई कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया? ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या किस रूप में जानी जाती है? तो एवोगाड्रो नियतांक के रूप में जानी जाती है। किसमें? एवोगाड्रो नियतांक के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने के बाद उसका भारी घटक अपक्षेपित हो जाता है तो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपसादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसादन प्रक्रिया कहा जाता है। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने के बाद उसका भारी घटक
अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपसादन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ऑक्सीजन का परिकलित आणविक द्रव्यमान क्या होता है? ऑक्सीजन का 8, 8 दूना 16, दूना 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न में से किसमें आयनिक और सहयोजक दोनों बंद होते हैं? NaOH में। किसमें? NaOH में। इसमें आयनिक और सहसंयोजन दोनों बंधन होते हैं NaOH में। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है तो परिणामी विलयन बन जाता है। तो क्या हो जाता है? परिणामी विलयन क्षारीय बन जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है तो परिणामी विलयन बन जाता है तो क्षारीय बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट कोशिका विद्युत आवेगों के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सूचना का संचालन करता है? उसे कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, डैश पैमाने और आकार में परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है और नैतिक और मानदंडों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है, उसे कहते हैं विकास प्रक्रिया। क्या कहते हैं? उसे विकास प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, कह रहा है डैश पैमाने और आकार में परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है और नैतिकता और मापदंडों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है, उसे कहते हैं विकास की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से नीचे क्रम में पौधे की प्रजातियों का सही क्रम है? तो ये हो जाएगा, पौधे की प्रजातियों का सही क्रम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पादप जगत, संघ, वर्ग, गण। पादप जगत, संघ, वर्ग और गण, इस तरह से क्रम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भोजन में वे यौगिक कौन से हैं जो लाभकारी आंत सूक्ष्म जीवों के विकास या गतिविधि को प्रेरित करते हैं? उसे कहते हैं प्रीबायोटिक्स। क्या कहते हैं? प्रीबायोटिक्स कहा जाता है। प्रीबायोटिक्स कहा जाता है। कहता है भोजन में वे यौगिक कौन हैं जो लाभकारी और सूक्ष्म जीवों के विकास या गतिविधि को प्रेरित करते हैं, उसे कहते हैं प्रीबायोटिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन करती है? ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन करती है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन करती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, प्रारंभिक रूप से संचित भोजन युक्त जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नर युग्मक। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। प्रारंभिक रूप से संचित भोजन युक्त जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जीन स्थानांतरण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? जीन स्थानांतरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो संवाहक का उपयोग कर स्थानांतरण, विद्युत प्रवेशन द्वारा, सूक्ष्म अंतःक्षेपण के द्वारा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2005 में। कब किया गया था? 2005 में भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा कहा जाता है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? सामाजिक सुरक्षा योजना जो है कि वृद्धा पेंशन से, स्वास्थ्य बीमा से, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से, यानी कि सभी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा?
भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल में के दौरान कीमत स्तर घटा? ये हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कीमत स्तर घटा। किस योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कीमत स्तर घटा था। क्वेश्चन नंबर 85 पर आएंगे। करा कि बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? जीविका दीदी योजना क्या है शुरू? बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? जीविका योजना शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। करा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे? बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी थे उपेंद्र नारायण झा आजाद। कौन थे? उपेंद्र नारायण झा आजाद। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। बिहार में कर्नाट राजवंश का शासक किस युग में था? तो बिहार में कर्नाट राजवंश का शासन पाल युग में। किस युग में? पाल युग हो जाएगा। बिहार में कर्नाट राजवंश का शासन किस युग में था? पाल युग में। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। बिहार की इनमें से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है? तो तिरहुत लिपि का उपयोग मैथिली भाषा करती है। कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है? तो मैथिली भाषा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। जब किसी फाइल में वे निर्देश होते हैं जिसे कंप्यूटर चला सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। करेक्ट। ओडिशा नृत्य में मुख्य रूप से कौन से संप्रदाय से संबंधित देवताओं की स्तुति की जाती है जिसके कारण यह अत्यंत मनोहर एवं श्रृंगार रस प्रधान नृत्य शैली बन जाती है? उसे कहते हैं वैष्णव संप्रदाय। कौन सा कहा जाता है? वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। मोहिनी अट्टम नृत्य के पुनर्जीवन में 19वीं सदी के त्रावणकोर में किस शासन का उल्लेखनीय योगदान रहा है? तो ये रहा स्वाति तिरुनाल। किसका? स्वाति तिरुनाल का। मोहिनी अट्टम नृत्य के पुनर्जीवन में 19वीं सदी में त्रावणकोर में किस शासक का उल्लेखनीय योगदान रहा? स्वाति तिरुनाल का। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटोपोलेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये करेगा चेन्नई में। कहाँ करेगा? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। हाल ही में भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये वाराटांग द्वीप। कहाँ है? वाराटांग द्वीप में। कहाँ है? वाराटांग द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है। करा कि हाल ही में भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वाराटांग द्वीप में स्थित है जो कि अंडमान निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। हाल ही में 2025 के शास्त्र रामानुज पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया। किसे चुना गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया। शास्त्र रामानुज पुरस्कार के लिए अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 96 पर आएंगे। हाल ही में भारत वायुसेना ने अपना 93वें स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ मनाया? 93वें स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना ने तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया है? तो अबू धाबी में। कहाँ किया गया? अबू धाबी में। रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया है? तो अबू धाबी में भारत ने। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? 2024 का पूछा है। तो स्वयं और समाज के लिए योग। क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। कहा कि भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में नीति का पूरा स्वरूप क्या? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। NITI का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। द वाइट टाइगर
नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हो जाएगा? अरविंद अडिगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, केंद्र कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता हो जाएगा। चमड़ा चेन्नई हो जाएगा। औषधि और विष लखनऊ हो जाएगा। भवन निर्माण संस्थान रुड़की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, भारत में नुनमाती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित? नुनमाती पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, पांडे के अधीन मदुरै में आयोजित प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त कौन थे? अगस्त्य थे। याद रखेंगे ये क्वेश्चन। पांड्यों के अधीन मदुरै में आयोजित प्रथम संगम में अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य थे। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, पित्ती पक्षी अभयारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ये लक्षद्वीप में। भित्ती पक्षी अभयारण्य ये लक्षद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, करा कि विनिमय के किस रूप में वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? विनिमय के किस रूप में वस्तुओं को विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये वस्तु विनिमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय। क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और 8 तारीख को प्राइस सेट होगा, पिछले मंथ का जो 18 दिन तक चला था क्विज, तो वो सारा वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। और वहाँ से 50 क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर, 50 क्वेश्चन आगे से दिया जाएगा, आगे का रहेगा, मतलब कहीं से भी दे सकते हैं। तो प्राइस सेट 8 तारीख को होगा, तो वीडियो डाला हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को सेशन कैसा लगता है ज़रूर बताइए। और जो भी फ्रेंड्स सेट बनाना चाहते हैं यहाँ से भी बना सकते हैं, टेलीग्राम से जुट के वहाँ से सेट लगा सकते हैं और यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। और यहाँ से भी आपको पेन रखिए और वीडियो के माध्यम से आप आंसर पहले टिक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।